Assalamualaikum and welcome to Shirdil IT Academy। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, राइट, जिसको आप ECS कहते हैं। AWS के अंदर इसको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कहा जाता है, गूगल में इसको गूगल कंप्यूट इंजन कहा जाता है, एज्योर में इसको एज्योर VM कहा जाता है और अलीबाबा में इसको इलास्टिक कंप्यूट सर्विस यानी कि ECS कहा जाता है। ये एक बेसिकली एक VM है जो आप किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इलास्टिक कंप्यूट सर्विस इज हाई परफॉर्मेंस स्टेबल रिलायबल एंड स्केलेबल IaaS सर्विस। अब ये IaaS क्या चीज़ है? IaaS बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है। IaaS लेवल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अलीबाबा क्लाउड। It provided fast memory and the latest Intel CPU to help you power your cloud application and achieve faster result with low latency। जिस तरह से आप नॉर्मल VMs अपनी VMware में, Citrix के अंदर या Hyper-V में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ भी VM बनाएंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये क्लाउड बेस है, ऑन डिमांड है, ठीक है, पर आवर के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। और यहाँ प्रोविजनिंग यानी कि मशीन का बनने का प्रोसेस बहुत रोबोस्ट होता है, बहुत तेज़ होता है एज़ कंपेयर विथ नॉर्मल वर्चुअलाइजेशन या हाइपर मतलब अगर आप फिजिकल VM या हाइपरवाइजर की बात करेंगे, ठीक है। सिट्रिक्स के अंदर नॉर्मल आप जेन सर्वर कहते हैं उसको ना, VMware में ESXi यूज़ होता है आपका हाइपरवाइजर लेयर। उसके ऊपर जो VMs बनाते हैं जो क्लाउड पे बनाते हैं तो बहुत स्पीड में फ़र्क आता है। वहाँ पे VM बनने में जितना टाइम लगता है उससे आधे से भी कम टाइम पे आप क्लाउड पे बनाते हैं। दूसरा, वहाँ पे आप फिजिकल हार्डवेयर के चार्जेस देते हैं और फिर पूरे महीने VM को यूज़ करते हैं। यहाँ पे पर आवर के हिसाब से चार्जेस हैं, जितनी देर यूज़ करना है उतनी देर के पैसे हैं, पे एज यू गो सर्विस, राइट। ओके, सो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ECS प्रोवाइड बेटर अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इलास्टिसिटी देन इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर, जिसको आप IDCs कहते हैं, एंड क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स। अच्छा, IDCs क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, जो VM की स्टोरेज है वो एक वक्त में 2 से 3 डाटा सेंटर में होती है, उसके बैक एंड पर एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। इसी तरीके से आप अवेलेबिलिटी को इस सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर आप एक VM बना रहे हैं तो आप 2 डाटा सेंटर के दरमियान अलग अलग सेम VM को बना के उसको लोड बैलेंसर्स के पीछे डाल सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी वहाँ से मेंटेन हो जाएगी कि एक डाटा सेंटर डाउन हुआ, दूसरे डाटा सेंटर से आपने उस चीज़ को अप कर लिया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी बेसिकली आपकी 2 किस्म से कवर होती है। एक कहलाती है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और एक कहलाती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जब आप सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड की बात करते हैं, इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं फिजिकल डाटा सेंटर्स की और फिजिकल सर्वर्स की प्रोटेक्शन की। जब आप सिक्योरिटी इन द क्लाउड की बात करते हैं, इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं सर्वर की के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज चल रही हैं उसकी पोर्ट्स कब ओपन करनी है, किसके लिए ओपन करनी है और किन IPs के ऊपर ओपन करनी है, ताकि आपकी सर्विसेज दुनिया भर के लोग यूज़ कर सकें। जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है, उसके लिए पोर्ट 80 खोलनी है। अब पोर्ट 80 पूरी दुनिया के लिए खोलनी है या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए खोलनी है, एक ये किस्म की सिक्योरिटी हो गई। दूसरी सिक्योरिटी पोर्ट वाइज आप ये देख सकते हैं कि आप सर्वर को जो एक्सेस है वो पूरी दुनिया से अलाउ कर रहे हैं रिमोट लेना, या किसी एक ऑफिस या एक सर्वर रूम से डाटा सेंटर से अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी इसमें कवर हो गई। हाई अवेलेबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यू कैन क्रिएट एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव ECS इंस्टेंस इन मल्टीपल जोन टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। एक्टिव स्टैंड बाय क्या होता है? एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब ये है कि आप एक VM बनाएं स्टॉप स्टेट के अंदर, ठीक है ना, या उसका स्नैपशॉट ले लें। जब एक्टिव डाउन हो जाए तो आप स्टैंड बाय को अप करें और उससे ट्रैफिक को लेना शुरू कर दें, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम आएगा। एक्टिव जो है उसके अंदर ये है कि दोनों एंड पे 2 सर्वर्स होंगे, 2 अलग अलग डाटा सेंटर में, जिसको हम जोन के नाम से जानते हैं, और वहाँ से फिर जो है आपकी VM जो है यूजिंग लोड बैलेंसर्स वो उसको यूज़ कर रही होगी। दूसरी क्या है? यू कैन बिल्ड फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम्स अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स एंड जोन्स। सो आप बिल्ड कर सकते हैं अपना फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम्स मल्टीपल रीजन्स और जोन्स में, ठीक है। Alibaba Cloud provider mature solution for fault tolerance service such as disaster recovery।
आप फॉल्ट टॉलरेंट सर्विस बना सकते हैं, और मैच्योर है अलीबाबा इसके लिए कि जिसमें आप अपने डीआर सॉल्यूशंस को भी बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग राउटिंग फंक्शनैलिटीज, यूजिंग ऑटो स्केलिंग, यूजिंग लोड बैलेंसर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। Alibaba Cloud offers a commitment of 99.995 availability of multiple zones within the same region। देखिए जोन की जब भी बात करेंगे इसका मतलब है वो विद इन द रीजन बात कर रहे हैं आप, एक रीजन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स को जोन्स कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो अप टाइम SLA अप टाइम कमिटमेंट है वो 99.995 है, ठीक है, कि इतना अप रहेगा। अब अगर इसकी मैं बात करूं 99.995 अप टाइम, तो आप कुछ नहीं करें, आप सिंपल कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर लेने के बाद आप 750 आवर्स नॉर्मली होते हैं, 750 घंटे, 750 घंटे को डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई करें आप 99.995 से, आपके सामने पर आवर की कॉस्ट निकल आएगी कि कितने घंटे आपका एक डाटा सेंटर अप रहेगा। मैं अगर आपके सामने करके दिखाऊं, नॉर्मली एक डाटा सेंटर जो लेता है टाइम वो 750 घंटे का महीने का होता है, उसका 750 घंटे डिवाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 99.995, कितना आ गया भाई 749.96, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए डाउन होगा, 79.9, इससे ज़्यादा डाउन टाइम नहीं मिलेगा। आप ये देख सकते हैं 99.995 लिखा हुआ है डाटा सेंटर डाउन टाइम, ठीक है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये रेलिवेंट है इलास्टिक कंप्यूट सर्विस यानी कि ECS की मैं बात कर रहा हूँ। सो ECS क्या, ECS के अंदर जब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो ऑल ECS इंस्टेंस कम विद एंटी DDoS प्रोटेक्शन टू सेव गार्ड योर डाटा एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम DDoS एंड ट्रोजन अटैक्स। तो जितनी भी इंस्टेंसेज हैं वो एंटी DDoS प्रोटेक्शन है, सेव गार्ड करती हैं आपके डाटा को, एप्लीकेशन को DDoS और ट्रोजन अटैक से। दूसरा है व्हेन यू यूज ECS इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPCs प्रोवाइड अ स्टेबल सिक्योर, और आपके सामने जो नेटवर्क है वो आपका कंट्रोलेबल है। इसका मतलब यह है कि आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उस नेटवर्क को, अपनी मर्जी से वर्चुअल स्विचेस बना सकते हैं, वर्चुअल राउटर बना सकते हैं, जितने सबनेट आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी दो किस्म की होती है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बताई थी कि जब भी आप वर्टिकल स्केलिंग की बात करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक 2 GB की VM चल रही है जिसमें 2 GB रैम है। अब कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से आपने उस 2 GB के सर्वर को 4 GB में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब 4 GB में कन्वर्ट कर दिया है तो वो परमानेंट लेवल पे कन्वर्ट हो गया। उसके लिए आपने उसको डाउन किया मशीन को, उसकी रैम बढ़ाई और वापस उसको पावर ऑन कर दिया, तो वो 2 GB से 4 GB पर चला गया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप वहां पे करते हैं जहां पे आप इवेंचुअली काम कर रहे हो। आप हफ्ते, आपका कोई स्टोर है, कोई ई-कॉमर्स साइट है, आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन कोई सेल लगती है और शाम के टाइम पे, शाम 6 बजे से 8 बजे तक आपकी ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है। अब जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने के लिए आप उसके लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करेंगे। कैसे? आप उसको लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग लगाएंगे, और जब भी VMs इंक्रीज होंगी, जब भी नई VMs बनेंगी, वो ऑटो स्केलिंग की मदद से इंक्रीज होती चली जाएंगी, क्लोन होता चला जाएगा, और वो लोड बैलेंसर के पीछे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 VMs इंक्रीज होंगी, ताकि आने वाला लोड जो उस इवेंट की वजह से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो बेसिकली बैलेंस हो सके उन सर्वर्स पे जो लोड बैलेंसर्स के पीछे एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या है? अ वैरायटी ऑफ पेमेंट टाइप्स एंड पेमेंट साइकिल्स आर अवेलेबल फॉर यूजर्स टू बैलेंस देयर नीड। वैरायटी ऑफ पेमेंट टाइप्स एंड पेमेंट साइकिल का मतलब क्या है वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। नॉर्मली इसके अंदर दो किस्म की पेमेंट टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है पे एज यू गो मॉडल और एक कहलाता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आई रिपीट, एक कहलाता है पे एज यू गो मॉडल, एक कहलाता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये क्या मॉडल होता है ये हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। सो बात कर रहे थे हम लोग पेमेंट और पेमेंट साइकिल की। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि पेमेंट और पेमेंट साइकिल में फ़र्क ये है कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, एक पे एज यू गो मॉडल होता है।
तो आप नॉर्मली पे एज यू गो मॉडल को चूज करते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी महंगी तो पड़ती है एज कंपेयर विद सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको चंद घंटों के लिए कोई वीएम बना के टेस्ट करनी है तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। कैसे? मिसाल के तौर पे मुझे एक वीएम पूरे महीने चलानी है, ठीक है, उसकी प्राइस पे एज यू गो मॉडल में है $100। सब्सक्रिप्शन मॉडल लूंगा तो मुझे शायद वो $75 की वीएम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ और पूरे महीने मैं अली बाबा के साथ लॉयल हूँ, कमिटेड हूँ मैं। जबकि पे एज यू गो के अंदर क्या है, मुझे चंद घंटों के लिए 2 या 3 घंटों के लिए वीएम चलानी है और डिलीट कर देनी है। फायदा क्या है पे एज यू गो के अंदर? सब्सक्रिप्शन में तो समझ में आ गया, सस्ता भी है, लॉयल भी रहे, पूरा महीना चलाना है तो चलो $25 बच गए, वहाँ पे $100 लग रहा है। अब लोगों को लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि पे एज यू गो मॉडल थोड़ा सा महंगा है। पे एज यू गो मॉडल महंगा है उनके लिए जो पूरे महीने चलाएंगे और वो पे एज यू गो पे मौजूद है। पे एज यू गो मॉडल सस्ता है उन लोगों के लिए जो कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन वीएम चलाएंगे या चंद घंटे के लिए वीएम चला रहे हैं, क्योंकि वो जो $100 है वो डिवाइड हो जाएगा पर आवर बेसिस पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 घंटे या 730 जो भी उसके महीने के आवर है। तो आपकी मंथली कॉस्ट कितनी आई? इंस्टेड ऑफ पेइंग $75 अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन मॉडल कि आप यूज करेंगे पे एज यू गो मॉडल, 2 दिन यूज किया, $2 या $3 आपने पे कर दिया, उसको $5 पे कर दिया, बचे कितने आपको? 70 से $65, 65 से $70 आपके बच गए। तो ये आपको डिपेंड करता है और आपको सोचना है कि कौन सा यूज केस आपके मॉडल में फिट बैठता है, पे एज यू गो मॉडल या सब्सक्रिप्शन मॉडल। दूसरा है यू कैन इनेबल द ऑटोमेटिक रिलीज फंक्शन एंड सेट द टाइम टू ऑटोमेटिकली रिलीज एन इंस्टेंस। ठीक है, you can enable the automatic release function and set a time to automatically release an instance। ये बहुत एक अच्छा फीचर है जो ना AWS में है, ना Google में है, ना Azure क्लाउड में है। क्या करता है ये? आप इस फीचर को इनेबल करें और इसका टाइम सेट कर दें, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वीएम खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी। आप कहें भाई आज मैं 1 मई को या 15 मई को मैं ये वीएम बना रहा हूँ, 17 मई को 3:05 पे पाकिस्तानी टाइम पे ये वीएम को आप टर्मिनेट कर देना, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मशीन खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी। इसका फायदा क्या हुआ कि आप कोई ऑटोमेशन चला रहे हैं, आपने किसी को ट्रायल पे वीएम दी है, आपके पास क्लाइंट्स भी होंगे, अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपने भी कई दफ़ा क्लाइंट्स को वीएम्स देनी होंगी छोटी मोटी टेस्ट करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं क्लाइंट को कि भाई ये 3 दिन के लिए दे रहा हूँ मैं, 3 दिन के आप मुझे पैसे दे दो या फ्री ले लो, जो भी आपकी डिसीजन है, और ये मैं वीएम दे रहा हूँ, इस वीएम को 3 दिन के बाद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बेनिफिट आपको भी है कि आपको मैनुअली देखना नहीं पड़ेगा किसको कौन सी वीएम दी है और कितने अरसे के लिए दी है, ताकि जितनी कमिटमेंट उससे की है उतनी ही दें, उससे आगे ना चले जाएं आप, ताकि ऐसा ना हो कि आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएं। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपको, जो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तीसरा आता है, चौथा आता है क्रिएट एंड कंज्यूम रिसोर्स एज दे आर नीडेड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट। सिंपल वही बात है कि आप क्रिएट करेंगे और कंज्यूम करेंगे रिसोर्सेज को जो आपने स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए बनाई है। 2 GB रैम की ज़रूरत है, 2 GB रैम वाला सर्वर बनाएंगे। 4 GB की ज़रूरत है, 4 GB वाला बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ओनली बी बिल फॉर द रिसोर्स यूज इन द कॉरस्पॉन्डिंग साइकिल। वही मैंने आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइकिल पे आप जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से पे देंगे। परचेज इंस्टेंस एट द प्राइस एज लो एज 90% डिस्काउंट ऑफ पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन टू फर्दर ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ द टेम्परेरी रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखें जो इंस्टेंस परचेज करते हैं, ठीक है, वो 90% तक डिस्काउंट भी मिल सकती है एज कम्पेयर विद पे एज यू गो मॉडल, लेकिन हर वीएम के ऊपर नहीं मिलेगी 90%, नॉर्मली 20 से 25% होती है वो। ठीक है, रिजर्व इंस्टेंस कैन बी यूज्ड टू ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ पे एज यू गो। अच्छा, रिजर्व इंस्टेंस भी होती है जो आप 1 साल या 3 साल के लिए खरीदते हैं, उसमें मजीद कट डाउन हो जाती है। जो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं वो तो मंथली नॉर्मली होता है, लेकिन रिजर्व इंस्टेंस आप साल या 3 साल के लिए ले सकते हैं। Instance availability up to 99.95 and cloud disk data reliability no less than 99.9999999। डिस्क की अलग रिलायबिलिटी है और अवेलेबिलिटी आपके सर्वर की। सर्वर के लिए अवेलेबिलिटी का लफ्ज आता है, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का लफ्ज आता है आपकी हार्ड ड्राइव्स के लिए, जहां पे पायदारी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। सो हम लोग बात कर रहे थे इसके फीचर्स के बारे में और हमने बात की थी क्लाउड डिस्क की रिलायबिलिटी की और इंस्टेंस की अवेलेबिलिटी की। अब हम आगे मूव कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ और फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं।
ठीक है। ऑटोमेटिक डाउन टाइम माइग्रेशन एंड ऑटोमेटिक स्नैपशॉट बैकअप, ये दो मज़ीद फीचर्स हैं। डाउन टाइम माइग्रेशन का मतलब ये है कि अगर फिज़िकल हार्डवेयर अलीबाबा की तरफ से डाउन हो जाता है तो आपकी वीएम माइग्रेट हो जाएगी उस होस्ट के ऊपर जो कि एक्टिव है। हमेशा देखिएगा होस्ट का लफ्ज़ क्लाउड में फिज़िकल जो क्लस्टर का जो हाइपरवाइज़र होता है या जो फिज़िकल हार्डवेयर है जो क्लाउड वेंडर के पास रखा है उसको होस्ट कहा जाता है। तो डाउन टाइम माइग्रेशन में वो दूसरे होस्ट के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। और ऑटोमेटिक स्नैपशॉट बैकअप का क्या मतलब है? स्नैपशॉट बैकअप का मतलब ये कि आप इसके अंदर स्केजुअलिंग कर सकते हैं जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिक स्नैपशॉट लेता रहेगा, दिन में 2 दफ़ा, दिन में 4 दफ़ा या डेली बेसिस के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेट करके रखी हुई है। द प्रोडक्ट कंसोल, remote terminal and API providers, multiple management method are the fully management permission to manage and control resources। जब फिजिकल आपके सामने जो कंसोल आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें कई किस्म की APIs होती हैं जो बैक एंड पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं और आपको परमिशंस अलाउ करती हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। मल्टीपल रिलीज वर्जन्स आर अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल रिलीज वर्जन विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास विंडोज़ 2012, 2016, 2019 मौजूद होगा और लिनक्स के अंदर आपके पास डेबियन है, यूबंटू है, सेंट ओएस होगा, अलियोन अलीबाबा का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, अलियोन लिनक्स के नाम से वो होगा। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। तो आपके पास मल्टीपल रिलीजेस होंगी उसकी। आवाज नंबर ऑफ सर्वर रनिंग एनवायरनमेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इमेजेस आर अवेलेबल। आपके पास इसमें कई किस्म के टूल्स भी होंगे जिसके थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, सो थ्रू द ECS कंसोल and ECS API, the owner of the user defined images can share their images with another user। ECS कंसोल, ECS का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, और ECS API। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ओनर ऑफ यूज़र डिफाइंड इमेजेस, यानी कि अगर आपने अपनी इमेज बनाई है VM की तो आप किसी दूसरे को भी इसको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई अपना फ्री सॉफ्टवेयर बनाया हो, आप सर्वर के अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसका इमेज बना के किसी दूसरे को दे सकते हैं कि जी आप भी यूज़ करें इसको, जिसको हम कम्युनिटी वर्जन कहते हैं या फ्री वेयर कहते हैं। या आप किसी दूसरे यूज़र के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। 2 अलीबाबा के अकाउंट हैं, आप किसी दूसरे के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अलीबाबा ECS इंस्टेंस। An ECS instance is a virtual machine that contains basic computing components such as the CPU, memory, operating system and network। तो ECS इंस्टेंस क्या है? वो वर्चुअल मशीन आपकी है जो कंटेन करती है बेसिक कंपोनेंट, जिसमें आपकी CPU है, रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका नेटवर्क है। ठीक है, फैमिली टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं अलीबाबा के अंदर? फैमिली का मतलब है इंस्टेंस की किस्में कितनी हैं। एक कहलाती है जनरल पर्पस इंस्टेंस। जनरल पर्पस इंस्टेंस नॉर्मली हम उन VMs को कहते हैं जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम या CPU मौजूद रहे। ठीक है, 2 GB रैम है तो 2 प्रोसेसर हो गए, 2 GB रैम है तो 1 प्रोसेसर हो गया। ये तमाम चीज़ें जनरल पर्पस इंस्टेंस में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस की। कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस कौन सी होती है? कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आपकी वो इंस्टेंसेज होती हैं जिसमें प्रोसेसर तो ज़्यादा होता है बट रैम और ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव्स कम होती हैं। लाइक 10 कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है या 12 कोर का प्रोसेसर लगा है तो रैम 2 या 4 GB या 6 GB होगी, जिसमें आपको कंप्यूटेशन ज़्यादा चाहिए, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ कर दें, उसके लिए आप कंप्यूट इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस की कब यूज़ करते हैं हम लोग? मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रैम से रेलिवेंट कोई काम करना हो, जैसे कि डेटाबेस हो गया। अच्छा जी, मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको बता चुका हूँ कि मेमोरी ऑप्टिमाइज के अंदर जहाँ पे आपको रैम ज़्यादा चाहिए, आप कोई मेमोरी ऑप्टिमिस्टिक कोई काम कर रहे हैं जिसमें मेमोरी आपको 32 GB 64 GB चाहिए लेकिन प्रोसेसर कम चाहिए, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज है। बिग डाटा इंस्टेंस, अगर बिग डाटा एनालिसिस के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए है। इंस्टेंस फैमिली विद लोकल SSD, आपकी ऐसी इंस्टेंस जिसमें आप लोकल हार्ड ड्राइव्स भी अटैच कर सकते हैं। कौन सी लोकल? अपने सिस्टम के नहीं, बल्कि जिस हार्डवेयर के ऊपर आप चला रहे हैं वहां से थोड़ी देर के लिए आपको एक लोकल SSD मिल जाएगी कैशे बनाने के लिए, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस फैमिलीज विद हाई क्लॉक स्पीड, अब ऐसी इंस्टेंस भी आप ले सकते हैं जिसमें हाई क्लॉक स्पीड आप यूज कर रहे हो, CPU के हवाले से या नेटवर्क के हवाले से।
तो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये वो इंस्टेंस फैमिलीज हैं, इसी के अंदर आपको सारी वीएम्स मिलेंगी। आगे चलते हैं, अब ECS इमेजेस की बात करते हैं। इमेजेस कौन कौन सी होती है? इमेज मतलब होता है आपके पास जो वीएम है, उस वीएम के अगर आप उसको किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, उसकी OSI, ठीक है, तो इमेज आप लेते हैं और उस इमेज को यूज करते हैं। 4 किस्म की इमेजेस हैं जिसको आप यूज करते हैं। एक कहलाता है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज कौन सा होता है? पब्लिक इमेज वो होता है जो अलीबाबा आपको देता है, जिसमें कुछ विंडोज की इमेजेस और कुछ लिनक्स की इमेजेस होती हैं जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। इसको AWS में हम लोग गोल्डन इमेज कहते हैं। गोल्डन इमेज वो होती है, या पब्लिक इमेज हम उसको कहते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए, विंडोज की या लिनक्स की, ठीक है। इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। मौसम ने भी 2012 ली है, मैंने भी 2012 ली है, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी पब्लिक इमेज के थ्रू मजीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम इमेज की। कस्टम इमेज कौन सी है? कि आपने एक पब्लिक इमेज से अपनी वीएम बनाई। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, शेरदिल IT एकेडमी ने विंडोज 2012 की कोई इमेज बनाई, और इमेज बनाने के बाद उसके अंदर IIS इंस्टॉल किया और अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। अब डिप्लॉय करने के बाद ये अपना कोई सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, उसके अंदर जो चलता हुआ सॉफ्टवेयर था, उसके बाद उसकी एक इमेज बनाई, राइट क्लिक किया, क्रिएट इमेज बनाई, उसकी एक नई वीएम इमेज बन गई। अब वो इमेज कस्टम इमेज कहलाएगी। उसका फायदा क्या है? वो इमेज कल को वो मशीन खराब हो गई तो मुझे जीरो से कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी कि मैं दोबारा से विंडोज बनाऊं, उसके अंदर IIS इंस्टॉल करूं, उसके अंदर अपडेट्स चलाऊं, उसके अंदर वेबसाइट चलाऊं। नहीं, मैं कस्टम इमेज से ही अपनी वीएम दोबारा खड़ी कर लूंगा। तो जो काम मुझे 2 दिन करने, जो इस काम को करने में 2 दिन लगे, वो काम मैं 10 से 15 मिनट में कर लूंगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आगे भी किसी को दे सकता हूँ कि भाई ये चलता हुआ सॉफ्टवेयर इसके अंदर रेडी है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं शेयर्ड इमेज की। कस्टम इमेज से ही आप शेयर्ड इमेज बनाते हैं नॉर्मली। शेयर्ड इमेज कौन सी होती है? शेयर्ड इमेज वो इमेज होती है कि मिसाल के तौर पे मुझे कोई सॉफ्टवेयर बेचना है, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैंने किसी वीएम के अंदर पब्लिक इमेज से बना के उसको कस्टमाइज किया, उसको मैं सेकंड स्टेज में लाया कस्टम इमेज, और तीसरा फिर मैं उसको शेयर्ड इमेज पे ले आया, मैंने दूसरों के साथ शेयर भी करना शुरू कर दिया उसको। ये कहलाती है शेयर्ड इमेज। और चौथी कहलाती है क्लाउड मार्केट प्लेस इमेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंपनीज अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करती हैं। कौन सी? सिस्को अपना वर्चुअल फायरवॉल यहाँ सेल कर रहा होगा, ठीक है ना, वर्डप्रेस के सर्वर्स यहाँ सेल हो रहे होंगे। उसके अलावा आपकी दुनिया में जितनी प्रोडक्ट आपके नाम आपके जहन में आ रही हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो सकती हैं। एक्सचेंज है, SQL एंटरप्राइज है, बनी बनाई लाइसेंस VMs। उसके अलावा आपके कोई फायरवॉल्स हो गए, पोलो ऑल्टो हो गए, F5 हो गए, Fortinet हो गया, ये तमाम VMs एज अ सॉफ्टवेयर अप्लायंस आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ होगा क्या? यहाँ डबल पैसे देने होंगे। एक तो आपको उस VM के पैसे देने होंगे जो आप अलीबाबा क्लाउड पे बनाएंगे, दूसरा उस वेंडर को पैसे देने होंगे थ्रू अलीबाबा क्लाउड जिसकी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का SQL एंटरप्राइज यूज कर रहा हूँ, तो मशीन बना रहा हूँ अलीबाबा क्लाउड पे, उसके पैसे अलीबाबा को दूंगा, लेकिन अलीबाबा मुझसे SQL एंटरप्राइज के भी पैसे लेगा और वो पैसे लेके माइक्रोसॉफ्ट को पे करेगा। तो ये होती है मार्केट प्लेस, जहां सब लोग अपनी प्रोडक्ट को लाके सेल करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। आप अगली वीडियो के अंदर हम इसको मजीद डिटेल से देखते हैं और देखते हैं कि ये इमेजेस किस तरह से है और किस तरह से इमेजेस काम करती हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज टाइप को बहुत डिटेल के साथ। अब मैं मजीद उसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। सो पब्लिक इमेज क्या है? आर लाइसेंस बाय अलीबाबा क्लाउड विच आर हाईली सिक्योर एंड स्टेबल, ठीक है। पब्लिक इमेज इंक्लूड विंडोज सर्वर सिस्टम इमेजेस एंड मेन स्ट्रीम लिनक्स सिस्टम इमेजेस। कस्टम इमेज क्या है? कस्टम इमेज आर क्रिएटेड फ्रॉम इंस्टेंस और स्नैपशॉट, यानी कि जो ऊपर VM बनाई है आपने, उसकी आप इमेजेस लेंगे या स्नैपशॉट लेंगे और इंपोर्ट करेंगे लोकल डिवाइस से, या तो आप अपने फिजिकल कंप्यूटर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी कस्टम इमेज कराएगी। ओनली द क्रिएटर ऑफ द कस्टम इमेज कैन यूज शेयर कॉपी एंड डिलीट द इमेज। अगर आप ओनर हैं तो आप ही बना सकते हैं, आप ही शेयर कर सकते हैं, आप ही कॉपी कर सकते हैं और आप ही डिलीट कर सकते हैं उस कस्टम इमेज को, कोई और नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब शेयर्ड इमेज के बारे में बात करते हैं। शेयर्ड इमेज आर इमेजेस शेयर्ड टू यू बाय अदर अलीबाबा क्लाउड अकाउंट।
आपका अगर क्लाउड अकाउंट है, आप किसी और के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, सो यू कैन शेयर, ठीक है। और मार्केट प्लेस क्या काम करती है? मार्केट प्लेस के ऊपर बेसिकली आप इमेजेस होते हैं मुख्तलिफ, जो कि बेसिकली प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, जिसको आप वर्चुअल अप्लायंस भी कहते हैं, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइफ साइकिल एक नजर आ रही है आपको कस्टम इमेज की। अगर आप गौर से देखें इसको तो क्रिएट एन इमेज बाय यूजिंग एन इंस्टेंस, ठीक है, ये आपने किया, इंपोर्ट किया इमेज को, इमेज ए आ गई। इमेज ए के बाद आपने उसको शेयर कर दिया, एक नई वीएम बना दी, या उसको किसी और अकाउंट के साथ शेयर कर दिया इमेज ए को, या कॉपी कर दिया इमेज को दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है ना, सेम अकाउंट पे बट रीजन डिफरेंट है, रीजन बी के अंदर कर दिया, या उसको डिलीट कर दिया। आप ये 4 काम कर सकते हैं कस्टम इमेज के थ्रू, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ब्लॉक स्टोरेज की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। दोबारा से हम हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे क्लाउड ब्लॉक स्टोरेज के बारे में। सो ब्लॉक स्टोरेज के अंदर हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं डाटा रिलायबिलिटी और प्रोएक्टिव बैकअप किस तरह से होता है। सो डाटा रिलायबिलिटी ड्यूरिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन, इसको आपको समझना है। 3 कॉपीज ऑफ योर बिजनेस डाटा आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक स्टोरेज क्लस्टर इन द सेम जोन टू इंश्योर 99.999999 डाटा रिलायबिलिटी ड्यूरिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन। यानी कि बता रहे हैं रिलायबिलिटी, जब आप डाटा को रीड कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं तो उस वक्त डाटा की क्या रिलायबिलिटी आएगी। प्रोएक्टिव बैकअप क्या कह रहा है? यू कैन क्रिएट स्नैपशॉट एट रेगुलर इंटरवल टू इनहांस योर डाटा सिक्योरिटी। यानी कि आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे ऊपर टू इनहांस योर डाटा सिक्योरिटी। रेगुलर इंटरवल का क्या मतलब है? रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है कि आप क्लिक करके भी स्नैपशॉट ले सकते हैं और आप स्केड्यूल कर सकते हैं, भाई रोज 12 बजे ले लो बैकअप, रोज 6 बजे बैकअप ले लो, ये तमाम ऑप्शन आप कर सकते हैं। डाटा इंक्रिप्शन की हम बात करते हैं। डाटा इंक्रिप्शन क्या है? फॉर डाटा सेंसिटिव एप्लीकेशन वी रिकमेंड दैट यू इंक्रिप्ट द स्टोरेज डिवाइस दैट यू यूज। यानी कि ये ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि तमाम क्लाउड के अंदर ये होता है कि आप जो है डाटा को इंक्रिप्ट रखते हैं। Disk and their snapshots are encrypted with key based on their industry standard AES 256 algorithms। देखिए इसके अंदर हम लोग जो इंक्रिप्टेड की यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन 2 किस्म की होती है, एक कहलाता है इंक्रिप्शन एट रेस्ट और एक कहलाता है इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। जब आप डाटा की इंक्रिप्शन कर रहे हैं, अगर वो स्टोरेज में रखा हुआ है तो डाटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट हो गया। अगर डाटा ECS एक्सेस कर रहा है हार्ड ड्राइव से तो वो हो गया डाटा इन ट्रांजिट। तो दोनों जगह इंक्रिप्शन आपको लगानी है। तो ये जो आप लगा रहे हैं ये दोनों जगह लग रहा है आपका की बेस्ड इंक्रिप्शन है, जिसको आप कहते हैं AES 256 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तीसरा है डाटा इज ऑटोमेटिकली इंक्रिप्टेड व्हेन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ECS इंस्टेंस टू डिस्क एंड ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट व्हेन द डाटा इज रीड। यानी कि डिक्रिप्ट कब होता है? जब वो ECS इंक्रिप्ट कब होता है? जब वो ट्रांसमिट होता है वर्चुअल मशीन से डिस्क के ऊपर, और खुद ही डिक्रिप्ट होता है जब वर्चुअल मशीन उसको दोबारा कॉल करती है कि भाई आपकी जरूरत है आप आ जाए, ठीक है। तो वो डाटा रीड करते वक्त उसको डिक्रिप्ट भी कर देगा। डिस्क की कैटेगरी समझते हैं। 4 किस्म की डिस्क होती हैं आपके पास। एक कहलाता है इनहांस SSD, एक कहलाता है स्टैंडर्ड SSD, एक कहलाता है अल्ट्रा डिस्क और एक कहलाता है बेसिक डिस्क। चारों में फर्क क्या है? इनहांस SSD क्या है? आर बेस्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक स्टोरेज आर्किटेक्चर। ईच इनहांस SSD कैन डिलीवर अप टू 1 मिलियन रैंडम IOPS। रैंडम IOPS की बात करें। स्टैंडर्ड SSD हाई परफॉर्मेंस दैट फीचर कंसिस्टेंट एंड हाई रैंडम IOPS परफॉर्मेंस एंड हाई डाटा रिलायबिलिटी। तो एक इनहांस SSD है और एक स्टैंडर्ड SSD है, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रा डिस्क। अल्ट्रा डिस्क फीचर हाई कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मीडियम रैंडम IOPS एंड हाई डाटा रिलायबिलिटी। और उसके बाद है बेसिक डिस्क। बेसिक डिस्क फीचर हाई डाटा रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्ड रैंडम IOPS परफॉर्मेंस। ये चारों SSD में ही आते हैं, चारों SSD के अंदर। इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक नहीं है। अगर मैग्नेटिक होता तो कभी भी IOPS नहीं लिखे होते, हमेशा मेगाबिट या मेगाबाइट पर सेकंड लिखे होते, क्योंकि MBPS रीड राइट होता है जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। IOPS की बात करते हैं जब आप SSD की बात करते हैं। IOPS का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। आप डाटा को रीड कर रहे हैं, डाटा को रख रहे हैं, यानी कि हार्ड ड्राइव में डाटा सेव हो रहा है और हार्ड ड्राइव से कोई डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट। तो 1 सेकेंड में इनपुट आउटपुट की स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है?
आपको कभी कभी अपनी एप्लीकेशन स्लो लगती है, कभी कभी डेटाबेस स्लो लगता है। क्यों? क्योंकि आपके आईऑप्स कम हो रहे होते हैं। आईऑप्स जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे, इनपुट आउटपुट की साइकिल जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर 1 सेकेंड में वो 3 डाटा लेकर आ रहा है, आईऑप्स बढ़ा दिया 1 सेकेंड में 10 डाटा लेकर आएगा, तो आपको स्लोनेस 3 में महसूस होगी या 10 में महसूस होगी? डेफिनेटली आपको 3 में महसूस होगी। जब 10 आईऑप्स में कर दूंगा तो एक दफा में 1 सेकेंड में वो 10 डाटा लेकर आ रहा है, तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी, आपको रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। क्या हैं ये सिक्योरिटी ग्रुप्स और क्यों हम यूज करते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली आपकी स्टेटफुल फायरवॉल कहलाते हैं। स्टेटलेस नहीं है, स्टेटफुल फायरवॉल है। क्या फायदा होता है? ये एक वर्चुअल फायरवॉल है जो कि बेसिकली पैकेट इंस्पेक्शन करता है, जिसको हम SPI कहते हैं। बेसिकली ये हार्ड ड्राइव्स के VMs के साथ अटैच होता है, बाहर से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है पोर्ट बेस, और देखता है कि कौन कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन कौन ऑथराइज है। यानी ये 2 बातें चेक करता है, एक तो पोर्ट कौन कौन सी खुली हुई है, नंबर 2 उस पोर्ट पर ऑथराइज कौन है, दुनिया भर से लोग ऑथराइज हैं या कोई पर्टिकुलर यूजर ऑथराइज है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मौजम के ऑफिस की IP खाली लगी हुई है, इदरीस के घर की IP या सर्वर रूम की IP लगी है, क्या वो सिर्फ ऑथराइज है या मैंने 0 डाल के दुनिया भर को ऑथराइज किया हुआ है? ये भी देखना जरूरी है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये काम हम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ईच ECS इंस्टेंस must belong to at least one security group and can be added to multiple security group at a same time। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज मोर देन वन सिक्योरिटी ग्रुप एज पर योर अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट कौन सी हो सकती है? एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप आपने बनाया जिसमें विंडोज और लिनक्स की पोर्ट्स मौजूद है, लाइक 3389 पोर्ट और पोर्ट 22 मौजूद है। दूसरी आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाई जिसके अंदर आपने क्या लगाया? उसके अंदर आपने पोर्ट 80 को अलाउ करवाया। तो जहां जहां पे भी आपको यूज करना है सिक्योरिटी ग्रुप्स, वहां पे आप सिक्योरिटी ग्रुप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग। You can configure security group rules for only basic security group to authorize mutual access between two security groups। ठीक है, आप सिक्योरिटी ग्रुप्स को 2 सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मौजम का एक सिक्योरिटी ग्रुप है और एक इदरीस का है, और आप चाहते हैं कि मौजम के सिक्योरिटी ग्रुप से कोई ट्रैफिक आ रही हो तो मैं उसको अलाउ कर दूं, बकिया सिक्योरिटी ग्रुप से कोई ट्रैफिक आ रही हो तो उसको अलाउ ना करूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मौजम की VM के साथ अगर मौजम का सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है और इदरीस ने अगर मौजम के सिक्योरिटी ग्रुप को अलाउ किया है, तो इसका मतलब ये है कि मौजम की VM से आने वाले तमाम ट्रैफिक इदरीस के सर्वर्स के लिए अलाउ होगा। और आखिरी बात है स्टेट ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप आर स्टेटफुल। द मैक्सिमम सेशन टाइम आउट फॉर द सिक्योरिटी ग्रुप इज 910 सेकेंड। ठीक है, स्टेटफुल का मतलब ये है कि अगर मैंने इनबाउंड के लिए कोई ट्रैफिक खोला तो वह आउटबाउंड के लिए भी खुल जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप की टाइप्स देख लेते हैं। एक कहलाता है बेसिक सिक्योरिटी ग्रुप और एक कहलाता है एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप। बेसिक सिक्योरिटी ग्रुप जो है कैन कंटेन ECS इंस्टेंस, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस और प्राइवेट IP एड्रेस के लिए होता है। यानी कि उसमें इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस आप एडिशनल लगा सकते हैं, प्राइवेट IP एड्रेस लगा सकते हैं और ECS इंस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट द अलाउ एंड डिनाई पॉलिसीज अलाउज यू टू ऐड इनबाउंड रूल एज नीडेड। यानी कि आप इसमें अलाउ और डिनाई दोनों पॉलिसी डाल सकते हैं। ठीक है, इनबाउंड रूल्स नीड क्यों होती है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई होता है, बाय डिफॉल्ट कोई ट्रैफिक आ नहीं सकती इसके ऊपर जब तक कि आप किसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करेंगे, तो इसमें डिनाई करने की जरूरत होती ही नहीं है हमें। एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप कैन कंटेन मोर ECS इंस्टेंसेस, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, यानी कि ज़्यादा तादाद में वो ले सकता है एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस और ECS इंस्टेंसेस को। एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप कैन ओनली बी यूज ओनली इन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यानी कि इसको आप एज अ क्लासिक यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बाहर कोई मशीन है तो उसमें आप सिर्फ बेसिक यूज़ करेंगे, लेकिन एडवांस
सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ वीपीसी में यूज होगा। सपोर्ट द अलाउ पॉलिसी अलाउ यू टू ऐड इनबाउंड रूल एज नीडेड। ज्यादा तादाद में एज कंपेयर विद बेसिक सिक्योरिटी ग्रुप आप इसके अंदर इनबाउंड रूल ऐड कर सकते हैं। लाइक आप ऐड करें पोर्ट 3389, आप ऐड करें पोर्ट 22, आप ऐड करें पोर्ट 80, आप ऐड करें पोर्ट 443। ये तमाम चीज़ें आप सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और एक सिक्योरिटी ग्रुप कई वीएम्स पे अटैच हो सकता है। इसी तरीके से एक वीएम पे भी कई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। इसको और आसान एग्जाम्पल में समझाता हूँ। अजीज साहब ने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, वो अजीज साहब का सिक्योरिटी ग्रुप मैं मौज़म और इदरीस की वीएम पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ अगर वो सेम वीपीसी का है। इसी तरह अजीज साहब मौज़म और इदरीस के वीपीसी को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो सेम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बने हैं। थैंक यू। ओके जी, सो लास्ट हमने डिस्कस किया था बेसिक सिक्योरिटी ग्रुप और एडवांस सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। अब थोड़ा सा सिक्योरिटी ग्रुप को समझ लेते हैं कि वो प्रैक्टिकली काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे जो किसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से बिलोंग करेगा। याद रखिएगा, अगर सेम वीपीसी नहीं होगा तो आप उस वीएम के ऊपर सेम किस्म के सिक्योरिटी ग्रुप नहीं अटैच कर सकते। क्या मतलब है इस बात का? अगर अजीज साहब का एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है और अजीज साहब ने अपनी एक वीएम उसके अंदर बनाई है और अजीज साहब का ही सिक्योरिटी ग्रुप उसी वीपीसी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो अटैच हो सकता है। लेकिन मौज़म और इदरीस के जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं अगर वो उस वीपीसी से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स। अब आपने वीपीसी तो बना दिया, इसके बारे में मैंने बता भी दिया कंडीशन आपको। दूसरे नंबर पे रूल ऐड करना है। सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स के अंदर क्या है? पोर्ट 80 खोल दिया, 443 खोल दिया, पोर्ट 22 खोल दिया, ठीक है, ये आप जो है इसके अंदर लगाएंगे। तीसरा है ऐड एन इंस्टेंस टू द सिक्योरिटी ग्रुप। अब आपने इंस्टेंस बनाई तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप तो अटैच करना है आपको। अब आप एक करें या एक से ज्यादा करें ये आपके ऊपर है। कंडीशन सिर्फ एक है, बोथ वीएम एंड द सिक्योरिटी ग्रुप शुड बी एग्जिस्ट ऑन द सेम वीपीसी। चौथा है मैनेज सिक्योरिटी ग्रुप्स। आप सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज भी करेंगे, राइट। और आखिर में मैनेज सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, यानी कि जो रूल्स आपने बनाए हैं ये रूल्स को भी मैनेज कर सकते हैं आप बाद में। 80 को हटा के 90 पोर्ट कर दिया, 90 को हटा के 100 पोर्ट नंबर कर दिया, तो चलती हुई वर्चुअल मशीन के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इलास्टिक आईपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और प्राइसिंग पे जाते हैं। पहले इलास्टिक आईपी को देख लेते हैं। इलास्टिक आईपी है क्या? इलास्टिक आईपी मैंने आप लोगों को बताई थी, एक फिक्स पब्लिक आईपी है जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है? इसको खरीदना तो पड़ता है, लेकिन आप किसी एप्लीकेशन किसी सर्वर के साथ लगाएंगे, रिगार्डलेस कितनी दफा आप स्टॉप स्टार्ट कर दें, मशीन को टर्मिनेट कर दें, आप इस आईपी को दोबारा यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये मौज़म के सर्वर के साथ लगी हो, आपने निकाला किसी और के साथ लगा दिया हो। इसकी अच्छी बात यह है कि किसी ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आप इसको किसी भी वीएम्स के साथ यूज कर सकते हैं और ये उसका हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। ये ओपन होती है, आप जब चाहें अटैच करें, जब चाहे डिटैच करें, और ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल होती है, इंटरनेट पे आपकी ट्रैफिक को लेके जाती है और लेकर आती है, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी और सिक्योरिटी ग्रुप को हमने समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे ईसीएस की प्राइसिंग, यानी कि इलास्टिक कंप्यूट सर्विस की प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या प्राइसिंग होती है और किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल क्या है? पे एज यू गो इंस्टेंसेस आर चार्ज बेस्ड ऑन यूजेज एंड नो अपफ्रंट पेमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई अपफ्रंट पेमेंट आपको चाहिए ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितने घंटे यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको पे देना। दैट इज कॉल्ड पे एज यू गो सर्विस। यू कैन स्केल रिसोर्स कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय 30 to 80%। आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी इंस्टेंस को एज पर योर रिक्वायरमेंट। सब्सक्रिप्शन मॉडल कौन सा है? सब्सक्रिप्शन इंस्टेंस हैव अ लोअर प्राइस पॉइंट व्हेन कंपेयर्ड विद पे एज यू गो इंस्टेंस। जब आप पे एज यू गो इंस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो उसके मुकाबले में इसकी प्राइस काफी कम है जिसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनेबल यू टू रिजर्व रिसोर्सेज। आप रिजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए, ठीक है। अच्छा, अपफ्रंट पेमेंट की जब मैं बात करूं, मैं दोबारा समझा देता हूं आपको पे एज यू गो, जिनको समझ में नहीं आया। पे एज यू गो का मतलब यह है कि मैं रेंटा कार लेने गया, मैंने गाड़ी वाले से कहा मुझे 6 बजे से 8 बजे तक गाड़ी चाहिए, उसने कहा ठीक है ले जाओ, 8 बजे गाड़ी ला के दी और 2 घंटे के पैसे बाद में दिए
उसने ना कोई इनिशियल अपफ्रंट मेरे लिए मुझसे लिया पैसे और ना ही कोई मेंटेनेंस या कोई दूसरे चार्जेस लिए। ठीक है, दूसरी बात आ रही है सब्सक्रिप्शन मॉडल की। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है? अजहर साहब गए, अजहर साहब ने कहा कि मुझे 6 से 8 गाड़ी चाहिए। उसने कहा मैं 6 से 8 गाड़ी नहीं दूंगा, आप भले 2 घंटे चलाओ 3 घंटे चलाओ, मैं पैसे पूरे महीने के चार्ज करूंगा आपसे। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल। पे एज यू गो की साइकिल ये होगी कि आपने रोज 3 घंटे यूज किया अपनी मर्जी से और 3 घंटे के बाद वीएम बंद कर दी। महीने के आखिर में जितने घंटे यूज कर रहे होंगे, महीने के आखिर में पहली या दूसरी तारीख को साइकिल बिलिंग साइकिल आएगा और वो पूरे महीने के घंटों को कैलकुलेट करके आपके पैसे काट लेगा। ठीक है, ये होगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल में अलीबाबा में ये होता है कि जब भी आप वीएम बनाएंगे आपको नीचे प्राइस नजर आ रही होगी, आपके पहले प्राइस कट जाएंगे फिर आप पे करेंगे। ये फर्क है सब्सक्रिप्शन में और उसमें। सब्सक्रिप्शन इज प्रीपेड एंड पे एज यू गो इज पोस्टपेड। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। रिजर्व इंस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। रिजर्व इंस्टेंस क्या है? रिजर्व इंस्टेंस ऑटोमेटिकली मैच पे एज यू गो इंस्टेंस टू प्रोवाइड अ बिलिंग डिस्काउंट अप टू 79% कंपेयर टू पे एज यू गो इंस्टेंस प्राइस। अब रिजर्व इंस्टेंस क्या है? रिजर्व इंस्टेंस नॉर्मली आप 1 साल 3 साल के लिए यूज करते हैं। आप खुद सोचें, आप एक चीज घंटों में यूज कर रहे हैं, एक के आप महीने के पैसे दे रहे हैं और एक के आप पूरे साल के पैसे दे रहे हैं। डिस्काउंट कहां मिलेगा आपको? डेफिनेटली आपको ईयरली डिस्काउंट मिलेगा। तो कई दफा वीएम्स होती हैं जो ईयरली बेस चल रही होती है, वहां पे आपको 79% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस की बात करूंगा। प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस कौन सी होती है? जिसको आप स्टॉप इंस्टेंस कहते हैं, स्पॉट इंस्टेंस, यानी कि वो वीएम्स जो बच जाती है अलीबाबा के पास, फिजिकल हार्डवेयर में कुछ जगह बच जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए सेल आउट कर देता है। अब स्पॉट इंस्टेंस या प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस को मैं सिंपल लेमैन टर्म में आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने एक जगह किराए पे ली, ठीक है, और आपने कहा कि मैं घंटे के हिसाब से इसको यूज करूंगा, इस जगह को रोज सुबह 12 से रात 9 बजे तक मैं यहाँ अपनी एकेडमी रन करूंगा, मेरी क्लासेस होंगी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आपको दे दिया, पर आवर के हिसाब से ही दिया उन्होंने आपको। रोज 12 से रात 9 बजे तक आपने वो जगह रिजर्व कर ली, लेकिन रिजर्व के कोई पैसे नहीं दिए आपने, बल्कि आपने जो है पर घंटे के हिसाब से पैसे दिए। लेकिन हफ्ते में 2 दिन ऐसा आता था जिसमें 12 बजे से 2 बजे तक वो जगह खाली होती थी। ऑल दो आपने रिजर्व के पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने कमिट किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसको पता ही ये जगह खाली है, मैं किसी दूसरे को दे सकता हूँ। तो अगर आपको वो $10 पर आवर पे दे रहा है वो जगह, तो दूसरा बंदा जो उस टाइम पे आएगा 12 से 2 के दरमियान, जब वो जगह खाली है, तो हो सकता है उसको वो $2 पर आवर दे दे। कितना फायदा हुआ उस बंदे को? 80% तक का फायदा हुआ। एक चीज जो $10 पर आवर की थी वो $2 में मिल गई। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि जिस बंदे ने वो जगह ली हुई है 12 बजे से 9 बजे तक, अगर वो किसी वक्त 12 से 2 आ गया, ठीक है ना, और वो प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस वाला यानी कि $2 वाला बंदा वहां पे मौजूद था, तो जिस बंदे ने उसको जगह दी है वो $2 वाले को हटा के वो $10 वाले को जगह एलोकेट कर देगा, यानी कि सुपर सीड कर देगा। तो उसका नुकसान क्या हुआ? वो बंदे ने $2 तो दिए हैं, लेकिन $2 के अगेंस्ट में जगह थी वो फौरन चली गई। सस्ती तो मिल रही थी लेकिन नुकसान भी था। सेम टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे यही चीज है प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस। जो जगह बच रही है वो जगह आपको अलीबाबा दे देगा, लेकिन नुकसान क्या है? कोई अगर इससे प्रायोरिटी वाला रिसोर्स आ गई, ऑन डिमांड की आ गई, ठीक है, तो वो उसको जगह मिल जाएगी और आपकी रिसोर्स डिलीट हो जाएगी। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस आप वहां बनाते हैं जहां पे आप क्यूए कर रहे हो, कोई स्क्रिप्ट चला रहे हो, कोई बैच स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जिसमें डाटा लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाटा दोबारा रख सकते हो। कोई स्क्रिप्टिंग चला रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हो, अब अगर वीएम डिलीट हो गई तो कोई मसला नहीं, आपने दोबारा वीएम बनाई, दोबारा सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर ली। फायदा क्या है इसके अंदर? फायदा यह है कि आपको तकरीबन कोई 70 से 80% तक डिस्काउंट मिलेगा एज कंपेयर विद ऑन डिमांड इंस्टेंस या पे एज यू गो मॉडल जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके मुकाबले में 70 से 80% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीएम्प्टेबल में। ओके, डिफरेंस पे एज यू गो एंड सब्सक्रिप्शन बिलिंग। जरा इसको समझ लेते हैं, ये आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब दे देगा। पे एज यू गो के अंदर क्या है? पे एज यू गो अलाउ यू टू पे फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू एक्चुअली यूज, ठीक है, यानी कि जितने घंटे यूज करें उसके हिसाब से पैसे दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? सब्सक्रिप्शन इज अ बिलिंग मेथड दैट अलाउ यू टू यूज रिसोर्स ओनली आफ्टर यू पे फॉर देम, यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आप यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब इसके अंदर बात हो रही दूसरी, यू कैन परचेज एंड रिलीज रिसोर्सेज ऑन डिमांड। जब चाहा बना लिया, जब चाहा मशीन डिलीट कर दिया, आपने रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब होता है डिलीट करना, और पे एज यू गो में
इसके अंदर क्या लिखा है सबसे, यू कैन परचेज रिसोर्स फॉर मंथ्स, आप महीनों के लिए खरीदते हैं रिसोर्स को, इसको आप डिलीट कर भी दें तो पैसे थोड़ी वापस मिलेंगे आपको। पे एज यू गो रिसोर्स आर बिल्ड बेस्ड ऑन द बिलिंग साइकिल एंड पेड ईच आवर, नंबर 1 ये पे एज यू गो में। सब्सक्रिप्शन में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसोर्सेज आर बिल्ड फॉर अ मंथ इन एडवांस, एडवांस में पैसे काट लिए और फिर आपको ये सर्विस मिलेगी। ठीक है, अब हम लैब की तरफ जाएंगे और लैब में ये रिसोर्सेज को परफॉर्म करेंगे, जिसमें है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ECS VMs, डिस्क, स्नैपशॉट, असाइन पब्लिक IP, एक्सपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज को CSV के थ्रू, ECS को कनेक्ट करेंगे VNC और RDP के थ्रू। हम लोग ऑटोमेटिक रिलीज कैसे करते हैं, आप चाह रहे हैं 2 दिन के बाद VM खुद ही डिलीट हो जाए, कैसे होगी, यहाँ मौजूद है ये। AMI और स्नैपशॉट किस तरह से बनता है, रोल बैक किस तरह से होते हैं स्नैपशॉट्स, स्टॉप मोड्स किस तरह काम कर सकते हैं, स्टॉप के भी कुछ मोड्स हैं, डिस्क इनिशियलाइज इमेज के साथ किस तरह होती है फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं, गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं और स्नैपशॉट, और पब्लिक और प्राइवेट VM में फर्क क्या है, क्यों यूज करते हैं, इन तमाम के हम हैंड्स ऑन लैब करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।